नाज़रीन, बुशरा बीबी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनके साबिक शौहर खावर मानिका का एक इंटरव्यू किया गया। इंटरव्यू से जहां बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात ने जन्म लिया, वहीं सहाफ़त पर एक बुनियादी सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या एंकर्स को ऐसे इंटरव्यूज़ लेने चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में खावर मानिका से बहुत ही निजी नौइयत के सवालात किए गए और इन सवालात के जवाब में खावर मानिका ने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए। बुशरा बीबी के साबिक खावंद ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से इनमें और बुशरा बीबी में अलहदगी हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनकी मर्जी के बगैर घर आया जाया करते थे। रात के वक्त टेलीफोन पर बुशरा बीबी से तवील गुफ्तगू किया करते थे। खावर मानिका ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पीरी मुरीदी की आड़ में उनका घर बर्बाद कर दिया। इंटरव्यू में बहुत से तजादात भी हैं। इंटरव्यू में खावर मानिका ने बताया कि उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक 14 नवंबर 2017 को भिजवाई थी और जब उनका चेयरमैन तहरीक इंसाफ से निकाह हुआ, उस वक्त तक इद्दत की शरई मुद्दत यानी कि 3 माह पूरे नहीं हुए थे। जबकि इससे पहले वो एक सीनियर सहाफ़ी जाहिद गशकोरी को इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पहले उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक दी, इसके 3 माह बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से शादी का पैगाम भेजा गया। खावर मानिका ने सहाफ़ी जाहिद गशकोरी को यह भी बताया था कि तलाक की वजह चेयरमैन इमरान खान नहीं बल्कि कुछ रूहानी मामलात थे। खावर मानिका के बाद इस तरह के इंटरव्यूज जेर बहस हैं। पूछा जा रहा है कि क्या एंकर्स को इस तरह के इंटरव्यूज लेने चाहिए और क्या मीडिया को इस तरह के इंटरव्यूज नशर करने चाहिए। सीनियर सहाफ़ी मुबशर जैदी के मंसूब अकाउंट से ट्वीट की गई सहाफ़त पस्ती की गहराइयों में जा चुकी, जिसके जवाब में एक्सपोज्ड प्रोपेगेंडा नामी ट्विटर हैंडल ने कहा मुबशर जैदी खुद भी डॉक्टर तनवीर जमानी नामी खातून का इंटरव्यू कर चुके हैं। यह खातून आसिफ जरदारी की बीवी होने का दावा किया करती थी। इसी तरह एंकर नादिया मिर्जा ने ट्वीट किया, चलो अब तमाम सियासतदानों की पहली बीवी या पहले शौहरों के इंटरव्यू होने चाहिए, सबकी जाती जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म बननी चाहिए। इस पर एक्सपोज्ड प्रोपेगेंडा ट्विटर हैंडल ने इन्हें जवाब दिया कि नादिया मिर्जा खुद भी इन आयशा अहद को अपने प्रोग्राम में बुलाकर इनका इंटरव्यू कर चुकी हैं, जो खुद को हमजा शहबाज की बेगम कहा करती थी। जबकि बहुत से सीनियर एंकर्स का ख्याल है कि ना तो ऐसे इंटरव्यूज होने चाहिए और ना ऐसे सवालात होने चाहिए जो खावर मानिका से किए गए। अब इससे कुछ दिन पहले बनी गाला के साबिक इंचार्ज का इंटरव्यू भी किया गया और इनसे इस तरह के सवालात भी पूछे गए कि बनी गाला में रात के वक्त किस तरह के लोग आया करते थे। ये बात भी अहम है कि इस वक्त खावर मानिका पर सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात का केस भी चल रहा है और इनका इंटरव्यू चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर असरअंदाज भी हो सकता है। तो क्या ऐसे अफराद का इंटरव्यू किया जाना चाहिए और क्या सहाफती अखलाकियात निजी नौइयत के ऐसे सवाल पूछने की इजाजत देती हैं जो खावर मानिका से पूछे गए। हमारे साथ जो सहाफ़ी मौजूद हैं, हमने सोचा कि गुफ्तगू सहाफ़ियों से ही, क्योंकि हमारे ही कंडक्ट पे चूंकि बात हो रही है, हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन तज़्ज़िया-निगार सहाफ़ी जनाब समर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एंकर पर्सन तज़्ज़िया-निगार सहाफ़ी जनाब मोहतरमा फरवा भाई साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी समर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक रस्म चल पड़ी है कि हम ज़ातियात के हवाले से बात कर रहे हैं, टेलीविज़न पे बुला के बात कर रहे हैं, निजी नौइयत के सवालात पूछ रहे हैं, इज़ दिस अ न्यू डायरेक्शन टू जर्नलिज्म और इज़ दिस समथिंग जर्नलिस्ट शुडंट बी डूइंग? देखिए, दिस इज न्यू लो टू जर्नलिज्म आई वुड से कि एक तो जाहिर है मीडिया के ऊपर प्रेशर के हवाले से तो बात होती ही है, एक ये डिबेटेबल मामला है किस तरह का प्रेशर मीडिया को फेस करना पड़ता है, लेकिन उसमें इस तरह के इंटरव्यूज शायद कोई नहीं भी करना चाह रहा हो, लेकिन शायद उसे करना पड़ जाता है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस चीज पे हो रही है और ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि जितने भी इंटरव्यूज इस तरह के हुए हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, सारे के सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं कि उनसे पहले वो बंदा या गिरफ्तार हुआ या वो बंदा गायब हुआ। यानी कि ये सारे इंटरव्यूज के अंदर आपको एक चीज बड़ी कॉमन जो नजर आती है कि वो बंदा या गायब हुआ है या वो पहले उठाया गया है या फिर वो गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तारी के बाद उसने ये इंटरव्यू क्यों दिया, आम हालात में ये इंटरव्यू क्यों रिकॉर्ड नहीं किया गया। और दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले इन तमाम इंटरव्यूज का जो है एक खास मकसद दिखाई देता है। इन तमाम इंटरव्यूज के अंदर जो है शख्सियत एक ही है जो बार बार डिस्कस हो रही है, वो है खान साहब की, और उसमें एक मकसद जो है वो खास तौर पर वो जुड़ा हुआ जो है वो एक पार्टी के चेयरमैन से ही जुड़ा हुआ नजर आता है। तो इसकी मकसदियत तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि कौन इसका टारगेट है, टाइमिंग इसकी जो है, इसका मकसद क्या है, वो सारी की सारी चीजें तो सामने आ चुकी हैं।
अब सहाफियों को क्या इसका हिस्सा बनना चाहिए ऐसे किसी कैंपेन का? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सहाफी ऐसी किसी भी कैंपेन का हिस्सा बनना चाहेगा, कोई भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो है। बाकी कुछ लोग होते हैं स्कूप की खातिर इस तरह की बड़ी चीज, उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, मैं डिस्कशन में रहूंगा। और कभी कभार तो हमारे कुछ साथियों की ये राय भी होती है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन मसला ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बैड जो होती है वो भी एक, यानी कि जो बुरी शोहरत है वो भी एक अच्छी यानी शोहरत के तौर पे कंसीडर होती है। हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, हमारे पास समर अब्बास साहब एग्जाम्पल्स भी हैं। हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो मोनिका लेविंस्की और उस बिल क्लिंटन की एग्जाम्पल है। इट वाज अ वेरी पर्सनल अफेयर, वेरी पर्सनल थिंग, बट इट वाज डिस्कस्ड थ्रू आउट द मीडिया, इंटायर वर्ल्ड में ये डिस्कस हुआ। एक बात। दूसरी, फरवा, हम वेस्ट में देखते हैं, अब मुझे नहीं पता कि इसको इखलाकियात के ज़ुमरे में डालना चाहिए या कोई असूल लागू होते हैं सहाफ़त के। वेस्ट में पेपराज़ी है और हमारे यहाँ का तस्वुर बहुत कम है पेपराज़ी का, विच इज़ वेरी पर्सनल, एंड जर्नलिस्ट एंड स्कूप पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ स्कूप वो बहुत अंदर तक घुस जाते होते हैं। लेकिन ये जिस तरह समर ने बात की है कि इस सियासत में हो रहा है और वहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं शायद उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी शामिल है, तो क्या फिर ये होना चाहिए? आपकी क्या राय? देखिए, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में बिकने वाला शोबा है वो सियासत है। तो जो सबसे ज्यादा बिकता है उसी पे ही जो पापाराज़ी है वो जिस दुकान पे बिकता है उसका नाम सहाफत है, और वो सौदा जिस दुकान पे बिकता है उसका नाम सहाफत है। आपने क्लिंटन की बात की। देखिए, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं तो आपकी जो लाइफ है उसको डिस्टिंग्विश करना कि आपकी जो पर्सनल और प्राइवेट लाइफ है वो किस हद तक रहनी चाहिए और उससे आगे या उससे पीछे जो है वो मीडिया को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो उसमें इंटरफेरेंस करे। मैं इस जो खावर मानेका वाला इंटरव्यू उस पर थोड़ा सा बाद में आती हूँ, पहले मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर लूँ। हमने बहुत सारे माजी में हमारे ऐसे हुक्मरान भी रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी हुकूमत की है और उनके घराने ने भी एक लिमिट तक मीडिया को इन्वॉल्वमेंट का कहा था, लेकिन जब उनकी बेटी या कोई भी इन्वॉल्व हुआ है तो वो भी मीडिया में आया है। तो जब आप पब्लिक ऑफ होल्डर होते हैं तो आपको ये खुद डिस्टिंग्विश करना पड़ता है या आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि आया जो आप कर रहे हैं इज इट अ पर्सनल कॉज और प्रोफेशनल कॉज। तो आपको ये तो पहले करना पड़ता है। अगर आपका पर्सनल कॉज आपके प्रोफेशनल के ऊपर हावी है, जैसा कि हमने इमरान खान के दौरे हुकूमत में देखा, तो फिर उस पर सवालात उठते हैं। देखिए, इसमें एक छोटी बुनियादी चीज़ है कि वो इंटरव्यू जो कल शाहजेब खानजादा ने किया है खावर मानेका का, और उन्होंने बारहा उनको बुलाया भी, कल भी उन्होंने बुशरा बीबी को दावत दी। उससे पहले हमने देखा कि सदाकत अब्बासी का एक इंटरव्यू होता है, फिर हमने देखा कि शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू होता है, और इस तरह का, मतलब आप देख लें कि ये इंटरव्यूज हैं, मौजूद हैं। तो क्या उन एंकर्स ने मना किया? क्या आपके पास या मेरे पास ऐसी ऑफर आएगी तो हम मना करेंगे? माय पॉइंट इज कि जब हम मना नहीं करेंगे, जब हमें स्कूप चाहिए, जब हमें मीडिया पर चैनल्स पर हेडलाइंस चाहिए, एक चैनल ऑन एयर कर रहा है इंटरव्यू तो 20 चैनल्स उसकी हेडलाइंस चला रहे हैं, उसके टिकर्स चला रहे हैं, उनके शोज कुछ और चल रहे हैं लेकिन हेडर्स पे वही चल रही है। अच्छा फरमा, यहाँ पे देखिए एक बहस, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप ही से सवाल है मेरा, एक बहस देखिए, इसको भी शायद एक बड़ा स्टिग्मा बना दिया गया है कि सहाफी जो है वो स्कूप के पीछे है। मेरा ख्याल है सहाफी ने गाना तो गाना नहीं होता, उसका काम ही यही है, he is after the scoop, but this is what we are, this is our job is, we are after the news, हमारा काम न्यूज़ प्रोवाइड करना है। तो अगर सहाफ़ी को कोई ऐसा इंटरव्यू ऑफर किया जा रहा है, मतलब इधर इट्स इंजीनियर्ड और इधर इट्स ऑर्गेनिक, उसको ऑफर किया जा रहा है कि जी इंटरव्यू कर लो, तो मेरा ख्याल है वो करेगा, ये उसका काम है। एग्जैक्टली, वो करता किस तरह ये अलग बात। हाँ, एक ये एक दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। द अनदर स्टोरी इज कि क्या आप ना बोलते हैं। देखें, हम जिस फील्ड में मौजूद हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं। हम तो, हमारे पास जो खबर आती है वो पहले से ही फिल्टर्ड होती है। यू नो कि हमारे पास बहुत पैरामीटर्स हैं, हम बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखकर उस खबर को फिल्टर करके फिर ऑनर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर उस खबर में भी ऑनर हो गई है वो खबर, तो इस चीज का जायजा लेने की जरूरत है कि क्या जो खबर ऑनर हुई है, क्या ऐसा हुआ नहीं? क्या इब्राहिम मानेका चौबारा की जमीनों में फ्रंटमैन नहीं थे? क्या बुशरा बीबी अपने हैंडलर्स के थ्रू ये सारे काम नहीं कराती रही? क्या खावर मानेका ने, जब बुशरा बीबी के शौहर यानी जो इमरान खान साहब हैं वो वजीर आजम थे, तो
के थ्रू बहुत सारे काम नहीं करवाए, डीपीओस चेंज नहीं होते रहे, आईजी बुशरा बीबी के कहने पे 5-6 पंजाब के चेंज नहीं हुए। तो रियलिटी अगर सीएम कहा जाता था इनको, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपने पर्सनल इशू की बात की, देखिए यहाँ पर क्लियर करना बड़ा जरूरी है। पर्सनल इशू में किसी की पिक्चर्स लीक हो जाना, किसी की वीडियो लीक हो जाना, उसे सोशल मीडिया पे चढ़ा देना, किसी की ऑडियो लीक करना, इसे तो हम कंडेम करते हैं। लेकिन अगर सामने से एक बंदा खुद उठ के आ जाए और अपनी साबिका बीवी के बारे में बात करे, तो ये तो उस बंदे से, उस शख्स से सवाल पूछना बनता ना कि वन, व्हाई डिड यू चूज दी शाज़ेब खानज़ादा शो, कोई और क्यों, and why now? Why now? That's more important. That's more important. Why now? Exactly. So exactly. समर अब्बास साहब, यहाँ पे बहुत सी चीजें एक्यूमुलेट हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, और मेरा ख्याल है कि ये एस्टैब्लिश हो गया है कि ठीक है, खबर तो हमने देनी ना, दिस इज व्हाट वी डू, हमारा काम ये है, लेकिन उसको हम पेश किस तरह कर रहे हैं। मतलब हम ये मत बताएं कि एक जो इंटरव्यू देने वाला आदमी है वो भाग के अगर आ रहा है तो हम कहें यार आप बड़े फिट लग रहे हो, बड़े भाग के आ रहे हो, मतलब दिस इज, और फिर एस्टैब्लिश ना करें, कोई एजेंडा एस्टैब्लिश ना करें, हम ये नजर ना आ रहा हो कि एजेंडा एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। नंबर 2, कमिंग बैक टू खबर माने का इंटरव्यू, यस ये सवालात तो होते हैं ना, अब क्यों, पहले क्यों नहीं, आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानी माशरे के अंदर अगर किसी मर्द के साथ ऐसा हो जाए जैसा खबर माने का बता रहे हैं, और यहाँ पे गैरत इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाते होते हैं, मेल ईगो हर्ट हुई है, तो ये 5 साल के बाद याद आना, इट सीम्स अ लिटिल सस्पिशियस। ऐसा ही है। मुझे तो सबसे हैरानकुन जुमला खबर मानिका साहब का ये लगा था कि अपनी साबका अहलिया के बारे में मियां बीवी जो होते हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, पर्दा होते हैं, तो कोई जितना बुरा भी हो उसके बारे में, यानी अपनी अहलिया के बारे में, साबका अहलिया के बारे में तमाम तर बातें करके उन्हें मुतनाज़ा तरीन शख्सियत के तौर पे दिखा के एंड पे खबर मानिका साहब का वो जुमला जो है मुझे बड़ा हैरानकुन लगा था पूरे इस उनके इंटरव्यू के अंदर, जब वो कह रहे थे कि आज मैं अपना दिल हल्का करके मैं सब कुछ बयान करके मैं अल्लाह के हाथ से रुबरू होना चाहता हूँ, तो आज मैं अल्लाह के हाथ से रुबरू हो गया हूँ, तो मुझे समझ आई वो अल्लाह के हाथ से रुबरू है। आपने तलाक दे दी ना, आप, इट्स वेरी सिंपल सर, यू वर बीइंग चीटेड, हां आपने तलाक दे दी, आप ये आपने आप पे चीट हुआ, ये बड़ा सिंपल सा है, आप पे चीट हो रहा था, आपने तलाक दे दी, बात खत्म। ऐसा ही है, लेकिन मसला ये जब चीट हो रहा था, तलाक दे दी आपने, मामला अगर वहां तक रहता तो वो ठीक था, लेकिन जब तलाक होने के बाद 2018 6 जनवरी 2018 को खबर मानिका साहब से मौक़िफ़ लिया गया, तो उन्होंने तो तब बड़े कसीदे पड़े थे कि इन जैसी पारसा, इन जैसी नेक औरत कोई है नहीं है, खान साहब जैसा भला आदमी कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर, तो उस वक्त तो वो पारसाई के कसीदे पढ़ रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि वही खबर मानिका साहब को ये, आप अगर शाहज़ेब की जगह होते समर, मुझे बताएं, आप ये क्लिप चलाते, खबर मानिका आपके सामने बैठे होते, आप ये क्लिप चला के सवाल पूछते उनसे? बिल्कुल। देखें ये तो बनता है, बीइंग जर्नलिस्ट मेरा तो बनता है कि मैं तस्वीर के दोनों रुख सामने रखूं कि कल जिस तरह से पूछा भी शाहज़ेब साहब ने भी, कि उनसे ये क्लिप चला के पूछा भाई कल तो आप ये कह रहे थे, आज आप ये कह रहे हैं, तो ये मामला तो कुछ हो रहा है, या उस वक्त आप दबाव में थे या आज आप इसी दबाव के अंदर है। तो उस वक्त जो दबाव की उन्होंने दलील पेश की हुई थी कि मुझे दबाव मुझ पे ये डाला गया कि ये बंदा अगला वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, तो मैं उस वक्त दबाव में आ गया, और यानी कि एक फर्क होगी कहने पे वो दबाव में आ गया, जनाब कि ये वज़ीर आज़म बनने वाला है, पता नहीं ये मेरे बेटों को पता नहीं क्या कर देगा। हालांकि बेटों ने तो फायदा उठाया, मानिका साहब ने खुद फायदे उठाए बहुत बड़े, पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा जो स्टेट प्रोटोकॉल एंजॉय किया, वज़ीर आज़म हाउस के प्रोटोकॉल एंजॉय किया। आज जो है मैं दोबारा वही बात करूंगा, गिरफ्तारी के बाद ऐसा क्या हो गया कि खबर मानिका साहब का ज़मीर जाग गया, उन्हें अल्लाह के हाथ से शुरू होने का ख्याल आ गया, इससे पहले भी वो कर सकते थे। मैं सर आपको खबर दे दूं, मैं समर साहब आपकी बात काट रहे खबर दे देता हूं, और फरवा भी सुन रही, नाज़रीन भी सुन रहे हैं। एक तो ये हाँ, एक फैमिली की तरफ, ये फैमिली मैन ही थे ना खबर मानिका साहब, उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, ये मेरी फीलिंग है और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन भी है कि बहुत जल्द एक और फैमिली मैन जो कि बहुत क्लोज, मैं दोबारा कह रहा हूं इंतहाई क्लोज होंगे, वो एक और आके या मीडिया पर आ जाएंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, या वीडियो अपनी जारी कर देंगे, कुछ ना कुछ करके पब्लिक करके वो इनके तमाम इल्जामात की तरदीद भी कर देंगे। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जी सर प्लीज कंटिन्यू। और आप जिन फैमिली मैन की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाऊं, वो जो है उनका नाम शायद ए से शुरू होता है और जी पे जाके खत्म होता है, कुछ ऐसा ही तो नहीं है कहीं? नहीं है वो, अब आप उनको आने दें, उनका मंजर आम पे आने दें, ऐसे तो पता चल जाएगा। कैरेक्टर है, मैं उनके नाम के दरमियान वाले हद को मैं जो वो कह देता हूँ, हज़फ कर देता हूँ।
तो बिल्कुल ऐसा ही है, एंटिसिपेटेड है। बिल्कुल आपकी खबर बिल्कुल मुझे जो है वो दुरुस्त लगती है कि ऐसा होने वाला है जी। और एक और साइड से आने वाली क्लैरिटी, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि उस साइड से भी एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू आ सकता है, क्योंकि जो फराह गोगी हैं उनका भी एक बच्चा पाकिस्तान के अंदर है। मैं जरा मजीद खुल के इस पे बात कर लेता हूँ। जी जी। उनका भी एक बच्चा पाकिस्तान के अंदर है, वो बाहर नहीं जा सका, तो वो खुद तो बाहर बैठी हुई है, लेकिन उनकी जो थी ना, वो जिस तोते में जान होती है बादशाह की, तो वो तोता वो पाकिस्तान के अंदर ही है। तो उनके बारे में भी है कि वो भी बहुत जल्द जो है कुछ ना कुछ बड़े इंकशाफात कर सकती है। उनके हस्बैंड जो है वो कुछ बड़े इंकशाफात कर सकते हैं आने वाले दिनों में। उनके बारे में भी कुछ चीजें इस तरह वो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या ऐसा कोई इंटरव्यू देते हैं नहीं देते। लेकिन एक बात तो तय है जनाब, यहाँ पे अली अदर साहब के खाबर मानिका साहब वाला इंटरव्यू, ये सबको पता है कि पहला इंटरव्यू नहीं था, इससे पहले इस तरह के 3-4 इंटरव्यूज और हो चुके हैं, जो ये एक सीरीज का हिस्सा है, ये एक एपिसोड था। इसके बाद भी इस तरह के मजीद इंटरव्यूज सामने आने हैं, जिनका मकसद, जिनकी जो असल जिनकी मकसदियत है, जिनका टारगेट जो है वो खास शख्सियत है, जिनका टारगेट एक खास पार्टी है, और मकसदियत इनकी एक ही है। तो समर साहब, आपने जो खबर दी है, मैं असल में हमारा टॉपिक यही था, आप फरवा साहिबा लाइन पे हैं, आपने जो खबर दी टॉपिक यही था कि ये इंटरव्यूज अभी और भी आने हैं, जहां पे बड़े ही क्लोज एसोसिएट्स जो हैं वो सामने आएंगे, बड़ी ही पर्सनल जो बातें बंद कमरों में हुई थी उनका जिक्र करेंगे। फरवा, मैं बारी बारी आप दोनों के पास, मौजूद मेहमानों के पास आऊंगा। शुड वी बी डूइंग दोज इंटरव्यूज? वी से मुराद द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, द एंकर कम्युनिटी। क्या ऐसे इंटरव्यूज एक्सेप्ट करने चाहिए जो आगे आने जा रहे हैं, जैसे कि समर बता रहे हैं, या यूं समझे कि ये हमारा काम है, ठीक है आने दें? वेलकम। देखिए, इसकी ना जड़ तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। आई एम सॉरी, आई एम क्वेश्चनिंग एवरीबॉडी, हमारे जो भी सहाफी बरादरी है, आपसे भी, समर से भी, और भी जो लोग देख रहे हैं जो हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं, आप लोग तब क्यों नहीं बोले जब 2013 के बाद एक धरना डिजाइन किया गया, एक पार्टी को प्रमोट किया गया, कुछ सहाफियों ने उसमें हिस्सा डाला, कुछ ने यूट्यूब के थ्रू जहर जो है वो भरने की कोशिश की सोसाइटी में, तो तब हमारी सहाफत कहाँ पर थी? हमारी सहाफत तब कहाँ पर थी जब हम लोग किसी एक पार्टी को कॉर्नर्ड करने के लिए अपना जर्नलिज्म को, अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे थे। हमारी पार्टी तब कहाँ थी जब 90 दिनों में इलेक्शंस नहीं हो रहे थे? हमारी कम्युनिटी तब कहाँ थी जब एक पार्टी के लिए रेड कार्पेट इस्तकबाल हो रहा था, और आज भी हो रहा है? तो हमारी कम्युनिटी के विद इन कम्युनिटी बहुत सारे सवालात हैं अली भाई, जो हमें अपने आप से चाहिए कि just because we do not like the certain party system and certain party, तो we should corner them, we should not promote them, and just because we know कि फलानी पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है तो we should promote them. I think this has to be ended somewhere, and if it's not now, it will never be ended, never be. नहीं, साफी दरबारी ना बने। मौका मिलेगा तो करेंगे। देखिए, मैं इसकी छोटी सी सियासी मिसाल आपको देती हूँ। 2018 में मुझे क्यों निकाला का बयानिया जब 17 में बनना शुरू किया और 2018 में इलेक्शन आए, तो मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि एक इदारा जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम से आउट हो जाए, और वो सिस्टम से तकरीबन आउट हो ही जाता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जाकर हाथ ना मिला लेते, और उनके हाथ मिलाने से वो वापस एक्टिव हो गया, और उसके बाद हमने देखा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। आज वही पार्टी जो मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो का बयानिया करती है, आज वो क्या कर रही है? तो सिस्टम से तो आप कभी बाहर निकले। अगर हमारे में से 10 जर्नलिस्ट में से 3 जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत है, जो हुआ है इसे कंडेम करना चाहिए, वी शुडंट बी डूइंग दिस एनी मोर, 5 तादाद बढ़ती है, 5 लोग कहते हैं, तो बाकी 5 का आप क्या करेंगे जो मौके की तलाश में बैठे हुए, जिनको स्कूप चाहिए, जिनको रेटिंग चाहिए, जिनको टीआरपी चाहिए, जिनको इश्तेहार चाहिए, जिनके जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बाकी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट, वी कैन कंडेम दैट, बट आई थिंक देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट अनटिल अनलेस के जो सामने वाली सब्जेक्ट है या प्रॉपर्टी है, जो भी बंदा है, वो वाकई एलिजिडली उस पर कोई चीजें डाली नहीं है या है नहीं उसका कोई गुनाह, अगर तो वो बेकसूर बंदा है, तो आई थिंक दिस इज प्लांटेड, वी शुड ऑल टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर राई है और पहाड़ बन चुका है, तो भाई आप राई पे बात तो करें ना, उस पे बात करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन द वे यू कंडक्टेड, उस पे सवालात भी हो सकते हैं, उस पे बहस भी हो सकती है, उस पे उसको काफी फ्रूटफुल डिस्कशन थी मिस फरवा। ये बहुत ही मुझे लगता है कि काफी चीजों को हमने अपनी रेट्रोस्पेक्शन की है, अपने आप को हमने जो है वो अपना एहतसाब किया है। बहुत शुक्रिया फरवा साहिबा, आपने भाई इसकी जरूरत है। हाँ, आप और मैं जब टीवी
बैठते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं, और जब बहुत सारे लोग देखते हैं तो वो एक परसेप्शन बना लेते हैं बेसिकली। तो हम अपने मेकर्स में शामिल हो ऐसे। जी 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 समर साहब, वो ये है कि कुछ लोग तो स्कूप की खातिर करते हैं, इस तरह के इंटरव्यूज बड़े शौक से करते हैं, बड़े खुश होकर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो जिन पे आजमाइश आ जाती है जब उन्हें इस तरह के इंटरव्यू का कहा जाता है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह इस तरह की आजमाइश से बचाए। इस तरह का स्कूप मुझे तो नहीं चाहिए। अगर आजमाइश के तौर पे आए तो अल्लाह इस तरह की आजमाइश से बचाए। उससे बेहतर है आप बाहर जाके किसी अच्छी सी दुकान से आइसक्रीम का स्कूप खा लें। बहुत बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फरवा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप निकाला। लेकिन आप तरीके इंसाफ अब मुज़ाकरात करना चाहती है, सबसे मिलके बात करना चाहती है। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म का जो साइफर केस है उसमें एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अली जफर होंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो साबिक वज़राए आज़म से जुड़े दो अहम केसेस की समाअत हुई। एक थी पीटीआई चेयरमैन की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील, और दूसरी नून लीग के कायद नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने साइफर केस के जेल ट्रायल के हवाले से मुख्तसर फैसला सुनाया और साइफर केस में जेल ट्रायल को गैर कानूनी जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन के साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया। अदालत आलिया ने जेल समाज से मुतालिक वजारत कानून के नोटिफिकेशंस भी गैर कानूनी करार दे दिए और कहा कि जेल ट्रायल मुमकिन है लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। फैसले में करार दिया गया कि 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के हवाले से भी फैसला जारी किया और कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती का 27 जून का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक दुरुस्त है। इससे कबल समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल के लिए तरीकाकार मौजूद है। जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़े ऑर्डर पास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत काबीना से मंजूरी ले तो इसके बाद हाई कोर्ट को आगाह करना जरूरी है। अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल कोर्ट जज ने किया तो आगे तरीकाकार मुकम्मल नहीं हुआ। वफाकी काबीना ने मंजूरी तो दे दी है लेकिन बुनियादी जुडिशल ऑर्डर मौजूद ही नहीं। मान भी लिया जाए कि वफाकी काबीना की मंजूरी हो गई तो इससे पहले की कार्रवाई गैर कानूनी है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में दलाइल मुल्किल नहीं हुए, वो अलग है। अल अजीजिया में इनकी अपील गैर मौजूदगी पर खारिज हुई थी। आप फिल वक्त अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस को भूल जाएं। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज से मुकालमा किया कि आप सिर्फ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की हद तक रहें। चीफ जस्टिस ने नैब से इस्तफसार किया कि नैब को दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमें दलाइल के लिए तकरीबन आधा घंटा चाहिए होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या हम इसका यह मतलब ले कि नैब ने कुछ नहीं कहना। आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए कि अदालत नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक का मामला भी देख ले, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। इस केस के दिन हम रेगुलर डिवीजन बेंच भी मनसूख कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि अपील पर दलाइल कौन देंगे। इस पर आजम नजीर तारड़ ने अदालत को बताया कि इस केस में अमजद परवेज ही दलाइल देंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब ने। आपका सर, एक तो आप कानूनदान भी है, चूंकि इसलिए आपसे आगाज में जरा कानूनी बात हो जाए सर। ये अब चूंकि इसकी समाअत जितनी भी अब तक समाअतें हुई उन्हें कलअदम करार दे दिया गया है, फैसला आ गया है। अब आगे क्या होगा? नए सिरे से समाअत होगी, नए सिरे से दोबारा केस चलेगा और जो अब तक शवाहिद पेश किए गए हैं दोनों तरफ से वो तमाम के तमाम भी नल एंड वॉइड ठहरेंगे?
जी बिल्कुल यही है, अदालत ने यही फैसला किया है कि चूंकि ये जेल ट्रायल पहले गैर कानूनी था और गैर आइनी था, इसलिए जो कुछ हुआ वो उसको कलअदम करार दे दिया गया है और अब असर-ए-नौ ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने ये ज़रूर कहा है कि उसमें अगर समझे और लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करे तो वो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन वो बड़ा एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में हो सकता है, बड़ा अनयूजुअल केस, और प्रोसीडिंग्स 1 या 2 प्रोसीडिंग्स के लिए पूरा ट्रायल नहीं हो सकता। तो इसलिए अब दोबारा से शुरू होगा और अगर जेल ट्रायल करना चाहती है हुकूमत तो फिर उनको वो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी करनी पड़ेंगी, एक अपनी वजूहात देनी पड़ेंगी और वो फिर वजूहात जो हैं वो चैलेंज भी हो सकती हैं अगर वो गलत हो, कोई प्रोसीडिंग्स ओपन ट्रायल के खिलाफ हों। तो इसलिए अब दोबारा से शुरू होगा और इतना तो अब काफ़ी क्लियर हो गया है कि जो भी ट्रायल दोबारा शुरू होगा वो एक ओपन ट्रायल होगा, बेशक जेल में हो या किसी और जगह, लेकिन वहाँ मीडिया भी आ सकेगा, पब्लिक भी आ सकेगी, उसकी रिपोर्टिंग भी हो सकेगी और मेरा ख्याल है यही हमारी रिक्वायरमेंट थी और यही आइन का तकाजा भी है। आर्टिकल 10A अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि फेयर ट्रायल हर एक का हक है, कि बुनियादी हक है कि फेयर ट्रायल हो, और फेयर ट्रायल का मतलब यही है कि वो ओपन ट्रायल हो, यानी कि उसमें हर कोई आके उसको देख सके ताकि वो साफ शफाफ हो और उसमें कोई ऐसा मसला ना हो कि कोई छुपी हुई चीज़ हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने ये फ़ैसला किया है और मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। ऐसा ही होना चाहिए कि जब किसी की ट्रायल हो, जो भी है, जो भी एविडेंस है वो आप पेश करें और पेश करने के बाद उसको मीडिया भी देख सके, पब्लिक भी सुन सके, ताकि ट्रायल जो है वो फेयर हो, साफ शफाफ हो। तो सर ये बताइएगा, अब तक आप इसको टेक्निकल बुनियादों पर ही क्यों लड़ रहे हैं? टेक्निकल वजूहात को ही चैलेंज कर रहे हैं आप, इसके कंटेंट को, इस पे जो आप पे इल्जाम है उसको चैलेंज क्यों नहीं किया अभी तक आपने? जी देखें, जब प्रॉपर ट्रायल होगी, जब ओपन ट्रायल होगी तो बिल्कुल उसको अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि उसको डिफेंड किया जाएगा, उसको ओपनली डिफेंड किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो इशू ये बन रहा था, 2 मसले थे। एक तो जो जज साहब की नोटिफिकेशन थी उसको चैलेंज किया गया था कि वो नोटिफिकेशन गलत है, और दूसरा ये कि क्योंकि वो सीक्रेट ट्रायल हो रहा है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जेल में हो रही हैं, इसलिए वो एक तरह से फेयर ट्रायल नहीं होगा, तो उसमें कोई कार्रवाई करना या उसमें कोई डिफेंस पेश करना, उस किस्म की ट्रायल में हमें काफ़ी नुकसान हो सकता था केस में। इसलिए हमने पहले ये टेक्निकल नहीं है ये, बल्कि एक बुनियादी एक हक था हमारा जिसको हमने इस्तेमाल किया और उसको चैलेंज किया और वो कामयाब हुआ। अब जब ये ट्रायल शुरू होगा और वो कानून कर रहा, फिर जरूर उसमें पेश करेंगे, उसमें तो कोई अच्छा बैरिस्टर साहब, अब हमारे साथ ही रहिएगा, अभी एक और अहम मौजू है होगा और उससे मुतालिक सवालात मैं आप ही से करूंगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक वक्त था जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासतदानों से मुज़ाकरात के शदीद खिलाफ थे। वो अपने हरीफ सियासतदानों को चोर कहा करते थे, बयानात दिया करते थे कि चोरों से कभी मुज़ाकरात करेंगे ना हाथ मिलाएंगे, ये तक कहते थे कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात कर लेंगे लेकिन अपने हरीफ सियासतदानों से नहीं करेंगे। मतलब ये कि वो मुल्क में हमले करने वालों से मुज़ाकरात के लिए तो तैयार थे, जिन्होंने पाकिस्तानियों के खून से होली खेली, इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, लेकिन सियासतदानों के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जज्बात भी बदल चुके हैं। जब इनकी जमात शदीद मुश्किलात का शिकार हुई है तो अब खबरें ये आई हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना चाहती है, माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहती। अब तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से बातचीत के लिए एक कमेटी भी बना चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी तर्जुमान शुएब शाहीन के जरिए खुद भी ये पैगाम भिजवा चुके हैं कि वो तमाम सियासतदानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। जब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने यह बयान दिया कि सियासी जमातों और रियासत के स्तूनों को मिलकर काम करना होगा, तो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता सदर आरिफ अलवी ने इस बयान की तारीफ की थी। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत के खात्मे के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी बयानिया बनाया है, लेकिन अब यह जमात इस बयानिए से भी रुजू इख्तियार कर चुकी है। यह कह चुकी है कि पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं थी, बल्कि लड़ाई 2 बड़े अहम ओहदों में थी।
तहरीक इंसाफ न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का तासुर जायल करना चाहती है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करना चाहती है। इससे पहले सहाफ़ी अंसार अब्बासी ये खबर दे चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से रब्ता किया और इनसे दरख्वास्त की कि वो तहरीक इंसाफ के दीगर सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कराएं। खबर के मुताबिक 9 मई के वाक़यात के बाद जिन हालात का सामना PTI को करना पड़ा है, इसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मायूसी पाई जाती है और पार्टी को आम सियासत में दोबारा वापसी का मौका नहीं मिल रहा। लिहाजा अब तहरीक इंसाफ माजी की गलतियां भूलना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के नज़दीक माजी की गलतियां हैं क्या वो भूलने से पहले अपने माजी की गलतियां तस्लीम करने को भी तैयार हैं? जैसे कि आपको बता चुके हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन। बैरिस्टर साहब अगेन एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। अच्छा सर, अब ये सवाल है मेरा, साथ में एक मेरा सवाल और भी है। अब आप एक कहीं ना कहीं ज़ेर अताब मुश्किलात का शिकार है, गलती आपकी अपनी है, किसी और की एक अलहदा बहस है, आप मुश्किलात का शिकार। अब आप ये बात कर रहे हैं, आओ बैठें, आओ मुज़ाकरात करें, सबसे बात करें। फ़र्ज़ कीजिए एक लम्हे के लिए कल को दोबारा आपको हुकूमत मिल जाती है, तो ये जो माजी को भुलाने की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका नारा है एहतसाब, तो ये माजी को तब भी भुला देंगे जब आपको हुकूमत मिलेगी? तब भी आप सबके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार होंगे? जी देखें, मेरा ख्याल है कि अभी जो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि चैलेंज हमारा मुस्तकबिल है। हमारे पास करोड़हा अवाम है जो कि यंग है आपकी तरह, और उन्होंने अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना है, उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट लेनी है, कोई काम करना है, कोई कारोबार करना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी इकॉनमी को ठीक करें, और इकॉनमी मेरी नज़र में ठीक तभी हो सकती है जब हम ये पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं, अपने जो सियासी मसाइल हैं, उनको एक तरफ रखें, इलेक्शन हो जाए, एक हुकूमत आ जाए, और फिर वो सबको मिलजुल के आगे चलाए, सारी इंस्टीट्यूशंस को, सारे लोगों को, ताकि हम एक इकॉनमी को ठीक कर सकें। एक बार इकॉनमी ठीक हो जाए हमारी, इंशाल्लाह जो होगी ज़रूर, तो उसके बाद फिर हम बाकी मामलात को देखें। अगर हमने फिर से शुरू कर दी वही लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ सेटल ना हुई, या किसी वजह से इलेक्शंस साफ शफाफ ना हो सके और इलेक्शंस की लेजिटिमेसी पे एक सवालिया निशान उठ जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहेगा, सियासी मामला चलते रहेंगे, इकॉनमी को बेहतर कर नहीं सकेंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी नहीं, IMF के प्रेशर्स रहेंगे, रोज़गार लोगों को मिलेगा नहीं, तो ये सारे मसाइल बढ़ते जाएंगे और उससे इवेंचुअली हमारी जमहूरियत को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए। सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, जिसमें ये कहा गया कि फरवरी में इलेक्शन कराना है, उस पर सारे राज़ी भी हो गए, इलेक्शन का शेड्यूल भी आने वाला है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन की तरफ देखें। आपका सवाल, तो सर ये बताइएगा, क्या ये सोच सिर्फ आपकी है या पार्टी के बाकी रहनुमाओं की भी, और बिलखुसूस क्या यही सोच इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी है? जी देखिए, इस सोच, मेरी आज भी मुलाकात हुई थी उनसे और इस पे कुछ डिस्कशन हुई थी। उनकी सोच भी बिल्कुल यही है कि हल जो आगे आने का हल है वो यही है कि इलेक्शन हो, साफ शफाफ हो, उनकी लेजिटिमेसी हो, जो भी पार्टी इलेक्ट होके आती है वो फिर आगे इकोनॉमी को दुरुस्त करे और उसमें इंस्टीट्यूशन सारे उस पार्टी के साथ खड़े रहूं, ताकि हम एक तरफ जा सकें। तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल उनका यही माइंड है जो जिस तरह मैंने बयान किया जी। और माजी को जहाँ तक है ताल्लुक के माजी में जो हुआ, अब लेट अस लुक फॉरवर्ड, मुस्तकबिल की तरफ देखें। मेरा ख्याल है ये तो हर एक की यही उम्मीद होनी चाहिए और हर एक का यही ख्याल होना चाहिए कि अब मूव फॉरवर्ड करें। हर माजी से हमसे सीखना ज़रूर चाहिए, लेकिन माजी में ज़िंदगी अगर बसर करते रहेंगे तो हमारा मुस्तकबिल आगे बहुत सुस्त हो जाएगा। तो सर जब आप ये कहते हैं कि माजी भुला दें, तो उसमें क्या क्या आता है? यानी आप हमें कुछ ना कहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, या कल को अगर आप इनके साथ बैठते हैं या बैठना पड़ता है, आपको इनमें से किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाना पड़ता है या कल को हुकूमती इत्तेहाद बनाना पड़ता है, उसके लिए भी तैयार हैं सर आप? अभी पहले तो ये इलेक्शन पे डिपेंड करता है और उम्मीद यही होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की कि उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी जाएगी, ताकि अपना जो भी मैनिफेस्टो है उसको वो आगे चला सकें। लेकिन अगर ऐसी आवाम कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और डिवाइडेड एक आता है पोलिंग का रिजल्ट,
तो फिर कोलिशंस भी बनाई जाती हैं और बननी चाहिए, यही सियासत है। और आप कई बार आपको बैठना पड़ता है मुश्किल पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी, उसमें नुकसान ज़रूर होता है क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, उसमें हिचेज आ जाते हैं, उसमें कोई हर्डल्स आ जाते हैं, उसको मुश्किलात आती हैं उसमें, लेकिन फिर अब सियासत यही है और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं ख्याल है हर पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए पहले स्टेप 1 में कि जब इलेक्शन होगा तो कम से कम एक ऐसी मेजॉरिटी एक पार्टी को मिलेगी कि वो अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सके किसी कोलिशन के बगैर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो कोलिशन बिल्कुल बनाना जायज़ है। देखें, सियासत में आपको अपने दरवाजे जो है, मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय में, आपको हमेशा खुले रखने चाहिए। आपको बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, चाहे आपको वो शख्स तौर पे अच्छा लगता हो। तो सर, चूंकि अब आपने दरवाजे अपने खोल दिए हैं, तो सर इसमें एंट्री किस किस को है? कौन कौन आ सकता है इसमें? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को एंट्री है या फिर इंस्टीट्यूशंस को भी एंट्री है, इदारों को भी एंट्री है, और क्या किसी इदारे से आपकी बातचीत चल भी रही है? जी देखें, अभी तक जो फोरम खुला है, एक इनफैक्ट हमने बनाई है एक पॉलिटिकल कमेटी जिसके अंदर मुज़ाकरात शुरू किए हैं, और मुज़ाकरात का जो प्लेटफॉर्म है या जो उसका थ्रेशोल्ड है या उसकी जो ओपनिंग है इस वक्त तक, वो यही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बड़ा क्लियर एक पोजीशन है कि पीटीआई को इस वक्त इलेक्शन के मामले में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जलसे नहीं करने दिए जा रहे, उनको डिबेट नहीं करने दी जा रही, उनकी लीडर फ्री नहीं है कि वो जाके लोगों से मिलें और अपनी इलेक्शनिंग करें। हो सकता है इस तरह की दूसरी पार्टीज की भी शिकायत हों। तो जहां तक हमारा है, जिस पार्टी के खिलाफ भी अगर ऐसी कोई मामलात हैं जहां उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हों, हम चाहते हैं कि इलेक्शंस की लेजिटिमेसी पे कोई सवालिया निशान ना उठे। तो उस हद तक तो स्टेप 1 है मुज़ाकरात की, और मुज़ाकरात से मुराद के गुफ्तगू शुनीद की और बातचीत की। लेकिन अभी इससे आगे कोई मज़ीद किसी के साथ राब्ता नहीं है, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। ये भी कोई राब्ता नहीं है कि किसी के साथ किसी किस्म की कोलिशन हो रही है, बल्कि मैं शायद ये कह सकता हूँ आपको, क्योंकि इसके ऊपर भी मेरी बात हुई है कि किसी किस्म की कोलिशन नहीं हो रही। अच्छा। ना हम अपना वोट बैंक से शेयर करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, इलेक्शंस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे, इलेक्शंस के मामले में अगर कोई इश्यूज हैं किसी को, उसके ऊपर हम ज़रूर आइन के और कानून के साथ खड़े हैं, और जो जमात हमारे साथ। चले, ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, इस्राएली फ़ज़ाइया ने आज भी गजा पर बारूद बरसाया। नसीरात कैंप में घर पर सहूनी बमबारी से 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि कमाल अदवान अस्पताल की सड़क पर भी 8 मकानात को निशाना बनाया गया, जिसमें दर्जनों शहरी जाम शहादत नोश कर गए। तिब्बी अमले के मुताबिक सिर्फ एक घर में 18 लोग रिहाइश पजीर थे। गजा में इसराइली फौज और मज़ाहमती तंजीमों में दो जंग भी हो रही है, और इसराइल ने अपने मजीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन में फर्स्ट लेफ्टिनेंट समेत 2 एहलकार मारे गए, जिसके बाद दो दिनों में हलाकतों की तादाद 13 हो गई है। इस तरह 27 अक्टूबर से गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने के बाद से 62 इसराइली फौजी मारे गए। उधर यमन के हौसियों की जानिब से बहीरा अहमर में इसराइली ताजर के बहरी जहाज को अगवा करने का भी इंकशाफ हुआ। इस्राएली मीडिया के मुताबिक तुर्की से भारत जाने वाले जहाज पर अमले के 52 अफराद मौजूद हैं। बरतानवी कंपनी का रजिस्टर्ड जहाज इसराइली टाइकॉन की जुज़वी मलकियत है। गजा की तरह मगरबी किनारे में इसराइली फौज की दहशतगर्दी उरूज पर है। इसराइली फोर्सेस ने ताज़ा छापों के दौरान साबिक कैदियों समेत कम से कम 40 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद
3000 हो गई है। उधर इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अयूद बाराक ने गजा में अस्पताल के नीचे बंकर्स का भांडा फोड़ दिया और एतराफ़ किया कि ये बंकर्स इसराइल ने खुद बनाए थे। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के एंकर ने बयान पर हैरानी का इज़हार करते हुए इस्तफसार किया कि आपने इसराइल का नाम गलती से तो नहीं ले लिया। जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ये कई दहाइयों कबल की बात है। अब ये बंकर्स हमास के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। गजा में एक तरफ जहां आग और खून का खेल खेला जा रहा है, वहां दूसरी जानिब जंग बंदी के लिए भी दौड़ धूप हो रही है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है और रेड क्रॉस के सदर ने कतर में हमास और इस्लामी जहाद के रहनुमाओं से मुलाकात की है। उधर हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने भी मुआहदे के करीब पहुंचने की नवीद सुनाई है और कहा है कि हमने अपना मौक़िफ़ कतरी भाइयों और सालसों को पहुंचा दिया है। बात करें इस हवाले से नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है फ़लस्तीनी सहाफ़ी मुती अबू मिसबा ने। बहुत शुक्रिया मुती अबू मिसबा, आपका ये गुफ्तगू इंग्लिश में होने जा रही है नाज़रीन, मैं तर्जमा फिर भी कर दूंगा। सर वेयर आर यू मिस्टर मुती राइट नाउ, वेयर आर यू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच यू आर रिपोर्टिंग, which location is this, and can you please provide more update on the situation in Gaza right now? Yes, first of all, thanks for having me. As you can see behind me, and the scene behind me, that the situation is still deteriorating at all levels, especially when it comes to the Palestinian casualties. As you know, that the Israeli occupation warcrafts are still maintaining their airstrikes and incursions against several areas of Gaza Strip. Day and night, the Palestinian people are being killed by the Israeli airstrikes, and a couple of hours ago, the Israeli occupation warcraft targeted a residential building in the Al-Nusayrat refugee camp, claiming the lives of more than 12 Palestinians, mostly women and children. And these ongoing and continuous massacres and crimes, taking the number of the Palestinian people who have been killed since the beginning of this aggression into more than 13,700 Palestinians. 70% of them were children and women. In addition to that, we have more than, till this moment, we have more than 31,000 Palestinian injuries and wanted people. Needless to mention that we have more than 1,700,000 Palestinians have been completely displaced from the northern parts of Gaza City, Gaza Strip, and Gaza City into the southern areas in Gaza Strip. So this is regarding the airstrikes maintained by the Israeli warcraft. Every moment there is a massacre committed against the Palestinian children, against the Palestinian women, and this actually, unfortunately, right. Thank you so much, Abu Misbah. Stay safe. God bless you. नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।